चलिए सोसाइटी में हम एक कदम और आगे बढ़ते हैं कमल। हमारे इस समय में जो लेक्चर चल रहे हैं वो इंट्रोड्यूसिंग सोशोलॉजी नाम की किताब है, एनसीईआरटी की 11th क्लास की पहली किताब है ये। उसमें हम चैप्टर 3 पढ़ रहे हैं, दैट इज़ अंडरस्टैंडिंग सोशल इंस्टीट्यूशन। उसके तहत हमने जो पिछला टॉपिक कवर किया था वो था वर्क एंड इकोनॉमिक पॉलिसीज़ या इकोनॉमिक आस्पेक्ट। उसका क्या संबंध है फैमिलीज़ के साथ, इंडिविजुअल्स के साथ, यानी कि सोशल इंस्टीट्यूशन के तौर पर देखें तो एक प्राइवेट स्फेयर पब्लिक स्फेयर के साथ किस तरह से संबंध रखता है, ये हमने वहाँ से समझने की कोशिश की। हमने देखा कि किस तरह से प्री मॉडर्न सोसाइटीज़ हुआ करती थी तो इंडिविजुअल और फैमिली लेबर ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती थी। सारी चीज़ों की उपलब्धता अपने परिवार के स्तर पे ही हो जाती थी। खेती बाड़ी एक प्रधान काम था, एक प्रमुख ऑक्यूपेशन थी और इंटरडिपेंडेंस उतनी अधिक नहीं थी। लोग इंडिपेंडेंट थे, सोसाइटी लगभग क्लोज थी। ट्रेड एंड कमर्स उस लेवल पर नहीं हुआ करता था, सबसिस्टेंस प्रोडक्शन हुआ करती थी। समय बदला, हमने देखा कि मास प्रोडक्शन हुई मॉडर्न इंडस्ट्रियल सोसाइटी में। इसके तहत मास मार्केट्स की नीड हुई और उसी के तहत फिर अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में कंज्यूमर, उसका बिहेवियर आपकी प्रोडक्शन को इम्पेक्ट करने लगा। लेबर और वर्कर नाम का एक ग्रुप पैदा हुआ और उसके द्वारा वेजेस की मांग कर देना भी आपके द्वारा ये निर्णय लेने में परिवर्तन लाता है कि आपको वो आर्टिकल कहाँ प्रोड्यूस करना भी है या नहीं करना है, उसकी कीमत क्या रखनी है। हमने देखा कि काम बहुत कम्प्लेक्स हो गए, प्रोडक्शन बहुत ही कम्प्लेक्स प्रोसेस हो गया, एक लॉन्ग चेन ऑफ सप्लाई एग्जिस्टेंस में आया जिसके तहत एक मैन्युफैक्चरर बहुत ज़्यादा 2 से 4 चीज़ों को प्रभावित कर सकता है लेकिन उस कंप्लीट सप्लाई चेन को नहीं। तो आप एक लिमिट से ज़्यादा उस सप्लाई चेन को प्रभावित नहीं कर सकते, आप उसका पार्ट हैं, आप उसे पूरी तरह कंट्रोल नहीं कर सकते। हमने देखा चाहे वो सरकार के द्वारा नियम बदलने पर लेबर वेजेस बढ़ाना था, उसने पंजाब के एक प्रोड्यूसर को प्रभावित किया। हमने देखा चाहे वो कच्चे लोहे की कीमत में बढ़ोतरी थी, उसने जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होकर फाइनल फॉर्म में आएगा उसकी कीमतों को प्रभावित किया। हमने हर मायने में चीज़ों को समझने के प्रयास किए। आज हम आगे बढ़ रहे हैं और हम देखेंगे कि पॉलिटिक्स, रिलीजन, एजुकेशन ये किस तरह से प्रभावित करते हैं सोशल इंस्टीट्यूशंस को। पहली बात, फैमिलीज़ पे, इंडिविजुअल्स पे इनका क्या प्रभाव है। पॉलिटिक्स अपने आप में सोसाइटी को और कल्चर को कैसे प्रभावित करती है, रिलीजन सोसाइटी एंड कल्चर को कैसे प्रभावित करता है, एजुकेशन का सोसाइटी एंड कल्चर के ऊपर क्या प्रभाव है। हम इन चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे, जिसके तहत हमारा आज का टॉपिक पॉलिटिक्स है, सोशल इंस्टीट्यूशंस को समझने के चैप्टर में। पॉलिटिक्स के तहत देखें तो लिखा ये जाता है कि पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस आर कंसर्न्ड विद द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर इन सोसाइटी। दिस इज़ अ वेरी बिग थिंग। अगर आपसे सीधा भी पूछ लिया जाए तो आपको ये कंसेप्ट पता होना ज़रूरी है ताकि आप सरलता से समझा पाए। कई बार हम बहुत बड़े पैमाने पर प्रेसिडेंट पढ़ लेते हैं, प्राइम मिनिस्टर पढ़ लेते हैं, गवर्नर पढ़ लेते हैं, सबको पढ़ लेते हैं, लेकिन छोटी सी बुनियादी चीज़ नहीं समझा पाते कि भाई पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस और पॉलिटिक्स का पर्पस क्या है या पॉलिटिक्स ही सही मायने में क्या है। कई डेफिनेशंस जो हमने अब तक की उनमें से एक मत यह भी आता है उस या फिर उन डेफिनेशंस का एक मीनिंग ये भी निकलता है। वो ये निकलता है कि पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस आर कंसर्न्ड विद द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर इन सोसाइटी। ये पहला एस्पेक्ट। और पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करें तो ये 2 चीज़ों से जुड़ी हैं। पहला एस्पेक्ट पावर, दूसरा एस्पेक्ट अथॉरिटी। व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट द पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, राजनीतिक संस्थाएं ये 2 चीज़ों से जुड़ी रहती हैं, शक्ति और अधिकार। अथॉरिटी कौन है, अधिकारी कौन है, ये 2 चीज़ें महत्वपूर्ण होती हैं। ये दोनों एक दूसरे के साथ ही आती हैं, इसे समझना ज़रूरी है। सोसाइटी कैसे चलती है वो इसी के वाया समझ आएगा। पावर की अगर हम बात करें, शक्ति अंततः क्या होती, शक्ति से क्या हो जाएगा, ये समझना ज़रूरी है। देखिए आपकी कई तरह की, मैं अभी इसको पॉलिटिकली नहीं डिस्कस करता, मेरी विल है इस समय में मुझे लेक्चर डिलीवर करना है। डेफिनेटली फॉर दैट आई नीड अ पावर। मुझे शक्ति चाहिए। शक्ति सत्य की भी होती है कि मुझे अच्छे से लेक्चर डिलीवर करना है, ईमानदारी से,
तो एक शक्ति वो भी, तो सच बोलने के लिए भी शक्ति लगती है। आपने शक्ति शब्द का इस्तेमाल कई बार सुना होगा कि उसमें इतनी ताकत नहीं कि वो सच बोल सके, जबकि बोलना तो ऐसे ही था कि मैंने अच्छे से लेक्चर तैयार नहीं किया, बोलना तो ऐसा ही था ना। लेकिन इसमें शक्ति क्यों लगी बताइए? हम क्यों कहते हैं कि सच बोलने में ताकत लगती है? सच बोलने में ताकत इसलिए लगती है कि जो सोसाइटी के द्वारा एक्सपेक्टेड नहीं था, या जो हमें रोल नहीं करना था परफॉर्म, अब हमसे वो हो गया है। और अगर सोसाइटी को ये चीज़ पता लगती है तो सोसाइटी की तरफ से एक ऑपोजिशन आएगी, और मेरे पास इतनी पावर नहीं है उस ऑपोजिशन को फेस करने की। यानी कि जो मेरी विल थी, जिसके वाया वो कंडक्ट हुआ, वो विल को मैं सोसाइटी के विल के अगेंस्ट इंस्टॉल नहीं कर पाऊँगा। सोसाइटी के विल इंस्टॉल कर जाएगी। तो मेरे पास इतनी पावर इस समय में नहीं है कि मैं अपनी विल को सोसाइटी की विल के अगेंस्ट इंस्टॉल करूं, सोसाइटी की विल को अपोज करके। क्योंकि सोसाइटी कलेक्टिवली खड़ी है इस समय, फैमिली कलेक्टिव खड़ी है इस समय, टीम कलेक्टिव खड़ी है इस समय, ग्रुप कलेक्टिवली खड़ा है इस समय। और जो सोसाइटी के द्वारा, टीम के द्वारा तर्क के आधार पर, रैशनैलिटी के आधार पर, धर्म के आधार पर अनएक्सपेक्टेड था, मैंने वो कार्य किया है। तो इसलिए मैं इतना नहीं शक्ति रख पा रहा हूँ कि मैं अपनी विल को परस्यू करा पाऊँ। उनकी विल परस्यू हो जाएगी और फिर मेरी विल ख़त्म हो जाएगी। इसलिए सच बोला नहीं जा पा रहा। लेकिन कई बारी सारा समाज आपके ख़िलाफ़ है, आप फिर भी सत्य बोलते हैं। इतनी शक्ति कहाँ से आती है? तो कई लोग आपको ये कहते दिखेंगे ये सच की ताकत है। आपसे कहते हैं कि भाई आपके ख़िलाफ़ पूरा समाज खड़ा है, आपको डर नहीं लगता? तो आप कहते हैं दिस इज़ द पावर ऑफ ट्रुथ, सत्य की शक्ति है। तो ये कैसी शक्ति है? ये शक्ति ये है कि आपकी एक विल है कि आप यह कहें। सोसाइटी की विल इसके अपोज खड़ी है, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि आप रैशनल हैं, रीज़नेबल हैं, लॉजिकल हैं, लेजिटिमेट हैं ये बोलने के लिए, क्योंकि स्क्रिप्चर्स, रिलीजियस बुक्स या लॉ ऑफ द नेशन, कॉन्स्टिट्यूशन या ह्यूमन राइट्स या फंडामेंटल राइट्स आपको लेजिटिमेट बनाते हैं, विधि सम्मत बनाते हैं, आपकी उस वाणी को, आपके कार्यों को न्याय संगत बनाते हैं। तो अब इसके विरोध में एक अनअवेकन्ड, एक अनएनलाइटेंड, एक भ्रमित समाज, संख्या बल में कितना भी हो, क्या अंतर पड़ता है? आप सच में हैं, आप सत्य हैं, इसलिए आपको वहाँ से शक्ति मिल रही है, आप भयभीत नहीं। तो वहाँ पर भी आपकी विल जो है सोसाइटी की उस अपोजिशन वाली विल के अगेंस्ट खड़ी है, लेकिन आप सत्य में हैं, वहाँ से शक्ति मिल रही है। तो शक्ति बड़ी चीज़ है, इसका संबंध विल से है। आई बात की समझ में? जब कोई बड़ा बुजुर्ग परिवार में, नॉर्थ इंडिया में रहते हैं, मेनली पैट्रियार्कल सोसाइटी में, मेल फिगर अगर वो चल बसते हैं तो उसके बाद उनकी ज़मीन का बंटवारा उनकी विल के मुताबिक होता है। विल, उनकी विल को वहाँ पे उस समय में एग्जीक्यूट और इन्फोर्स कौन कर रहा है? तो पावर ऑफ लॉ। इसलिए वकील की मौजूदगी में उस स्टाम्प पेपर के ऊपर वो अपनी विल बना जाते हैं, पहले ही वसीयत वो पहले ही बना जाते हैं। तो विल को कौन पावर दे रहा है? द पावर ऑफ लॉ। तो उनकी विल प्रिवेल हुई। तो योर विल, हो सकता है फैमिली की विल इसके अगेंस्ट हो, लेकिन मरने वाले की विल जो है वो प्रिवेल कर गई। लेकिन विल को प्रिवेल एक पावर ने कराया है, दैट इज़ द पावर ऑफ द लॉ। सो पावर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। दे सम टाइम वो जो पावर है वो पावर ऑफ लेजिटिमाइज्ड कंडक्ट होती है, मतलब पावर के पीछे भी एक पावर चाहिए। आपकी विल जो है वो पावर्ड बाय लेजिटिमाइजेशन है। जैसे कि फंडामेंटल राइट्स, आपके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं, उसके तहत भी वो फंडामेंटल राइट्स हैं। और आपकी विल है कि आप कुछ एक्सप्रेस करना चाहते हैं नियमों में रह करके, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, अपनी स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो ये जो आपका अधिकार है कि आप अपनी इस विल को एग्जीक्यूट करें, इट इज़ पावर्ड बाय लॉ, इट इज़ पावर्ड बाय कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज़ पावर्ड बाय जुडिशरी।
So judiciary will help you to execute your will. No matter government आपकी will के against खड़ी है. No matter. You have enough power. You have enough power because you are deriving power from the constitution. You are deriving power from the judiciary. Actually you are deriving authority. तो मैंने concept change कर दिया. Power से में आ गया authority. You are deriving authority from the constitution. You are authorized. Fundamental rights are authorizing you. Under Article 19 you are being authorized by the constitution that you can speak. There is a freedom of speech. It is authorization. Power और authorization दोनों शब्द इस्तेमाल कर लिए मैंने. दोनों ही शब्द हम अभी समझेंगे. दोनों आर इम्पॉर्टेंट. बिना किसी अथॉरिटी के एग्जीक्यूट की गई पावर भी तो एक अत्याचार ही है. टेल मी, देयर मस्ट बी सम अथॉरिटी. इफ देयर इज नो अथॉरिटी तो हम कहते हैं ना कि तू होता कौन है मुझे ये कहने वाला. तू मेरा बाप है, तू मेरी माँ है, तू मेरा चाचा है, मेरा भाई है, मेरे पति है. हु द हेल आर यू. ये सवाल अक्सर फिल्मों में तुमसे होते हो. तुम कौन हो यार, तुम कौन हो, चल हट. जैसे कोई राह चलता आपको कह रहा है बेटा ये मत करो, ये गलत है बेटा, तो आप कहते हो आप चचा किधर से, कौन हो आप, चलो चलो निकलो निकलो, चल बट. शायद उसके पास अथॉरिटी नहीं है, शायद कहा मैंने, लेकिन वो अभी भी एक कंसेप्ट में है कि वो एक अवेकन सिटीजन है तो उसके पास ये अथॉरिटी है, क्योंकि वो अभी भी सामाजिक अथॉरिटीज़ के बेसिस पे चल रहा है. उसे नहीं पता कि अब लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज़ भी बहुत स्ट्रॉन्ग है कि बच्चा एडल्ट है, कन्या 18 बरस से ऊपर हैं, जो लड़का है भी, बालक भी 18 बरस से ऊपर है, अपने पार्क में बैठ के कुछ भी डिस्कस कर रहे हैं, तो वो अंकल जो हैं वो सामाजिक मान मर्यादा के तहत कह रहे हैं बेटा ये क्या कर रहे हो तुम दोनों, ये अच्छा लगता है तुम दोनों, मम्मा पापा किधर है आपके. तो आप कह रहे हैं अंकल व्हाट आर यू आर टॉकिंग अबाउट. ओके चलिए आप, कोई बात नहीं. तो लॉ अलाउ कर रहा है, समाज अलाउ नहीं कर. वो अथॉरिटी सोसाइटी के लेकर के आपके ऊपर ये विल एग्जीक्यूट करना चाहते हैं अपनी. आप अथॉरिटी लॉ की लेकर के अपनी विल उन पे एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, और एट द एंड क्योंकि हम अब स्टेट हो गए हैं तो विल एग्जीक्यूट लॉ वाली हो जाएगी, तो आप वहाँ पे सरवाइव कर जाएंगे. तो पावर जो आपको मिली लॉ से वो आपकी विल को प्रिवेल करा देगी. तो आपकी अथॉरिटी वहाँ पर फ्रॉम लॉ है, तो आप वहाँ पर प्रिवेल हो जाएंगे. वो बाद में अलग है, आपके परिवार को बता दे, जाके सोसाइटी को बता दे, तो फिर और कई चीज़ें, बदनामी, ये वो, कई डर के माध्यम से आप अगले दिन वहाँ ना जाएं, लेकिन अगर कानून के तहत निर्णय कराना होगा आप सही निकलेंगे. आई बात समझ में. ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़. सो अथॉरिटी इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. तो पावर जो है वो लेजिटिमेट है, तो फिर उस पावर से सपोर्टेड विल को लोग फॉलो भी करेंगे. बट अगर कोई अथॉरिटी नहीं है तो पावर लेजिटिमेट नहीं हुई, विधि सम्मत नहीं हुई, न्याय संगत नहीं है, तो फिर उस पावर के द्वारा एग्जीक्यूटेड विल को भी कोई अबाइड नहीं करेगा. फिर वो विल नहीं होगी, फिर वो सप्रेशन होगा, फिर वो जबरन होगा. वहाँ पर शब्द आएगा बाय फोर्स, कि इसने मुझसे ये काम बाय फोर्स करवाया. ये बाय फोर्स जो है ये है बल का प्रयोग करना. शक्ति अलग चीज़ है, देश में शक्ति है, पावर, क्योंकि फिर विल एग्जीक्यूट कराने के लिए एक पॉइंट पर जाकर के बल का प्रयोग भी करना पड़ता है, क्योंकि हमारे देश के बॉर्डर्स प्रोटेक्ट करना हमारे देश की विल है, और उसे प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे पास पूरी की पूरी पावर है. वी हैव ऑल द पावर बिकॉज वी आर सॉवरेन नेशन. हम सॉवरेन हैं, हम संप्रभु राष्ट्र हैं, तो हमारे पास पूरी शक्ति है कि हम अपने बॉर्डर्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं. और उस शक्ति का प्रदर्शन हम उस बल के रूप में करते हैं जिसे हमने डिफेंस फोर्सेस कहा है. फिर हम उसे वहाँ पर खड़ा कर देते हैं, और फिर कोई भी विदेशी मुल्क है उसे हमारे बॉर्डर्स को रिस्पेक्ट देना पड़ता है. तो यहाँ पर तो एक चीज़ और आ गई, एक संप्रभु राष्ट्र होने के नाते
एक सॉवरेन स्टेट होने के नाते अपनी सीमाओं की रक्षा, अपनी टेरिटरी की प्रोटेक्शन हमारा सॉवरेन राइट ही तो था। एक संप्रभु राष्ट्र का संप्रभु अधिकार ही तो है कि वो अपनी सीमाओं की रक्षा कर सकता है, और उनकी रक्षा करने के लिए बल की आवश्यकता पड़ी, और बल का सृजन वहाँ पर शक्ति से हुआ, तो पावर तो होनी चाहिए। बिना पावर के तो राइट्स भी प्रोटेक्टेड नहीं होते, अधिकार भी नहीं होते। इसलिए जितना शक्तिशाली राजा होगा उतनी ज़्यादा प्रजा के अधिकार सुरक्षित रहेंगे। समस्या आपको तब आती है जब उस शक्ति का इस्तेमाल करके राजा ही प्रजा के अधिकारों का अतिक्रमण करने लग जाता है। जब रूलर ही एनक्रोच करने लग जाता है तब समस्या होती है। अभी भी चेहरा दिख रहा है मेरा? आंखें नीची दिख रही होगी, झुकी झुकी सी हैं? आंखें थोड़ी उठा के देखूं ऐसे? मैं ऐसे देख रहा हूँ, अगर बच्चों की तरफ तो कैसी दिख रही हैं? अच्छा छोड़ो यार, आंखें कैसी भी दिख रही हैं, बात सुननी चाहिए। चलो, आंखों में क्या रखा है कि नहीं? बात समझ में आई बेटा? अधिकारों के सुरक्षित रखने के लिए भी शक्ति की आवश्यकता है, क्योंकि शक्ति से बल का इस्तेमाल करने की क्षमता आती, कैपेसिटी। पावर से कैपेसिटी आती है कि हम फोर्स का यूज़ कर सकें। लेकिन अब यहाँ पर राजा का इस धर्म यही है कि वो उस फोर्स का इस्तेमाल अपनी प्रजा के ही खिलाफ ना करने लग जाए। इसलिए आप अक्सर देखेंगे कि एक बड़े हद तक अधिकार दिए जाते हैं जनता को कि वो डेमोन्स्ट्रेशंस करे, वो प्रोटेस्ट करे। इसलिए जो देश की सरकार के पास शक्ति है, उस शक्ति के तहत वो जिस बल का इस्तेमाल बॉर्डर पे कर सकती है या नॉन स्टेट एक्टर्स के अगेंस्ट कर सकती है, अपनी ही जनता के प्रति जब वो करती है तो कोर्ट में बहुत सी जवाबदेहियाँ देनी पड़ती हैं। इसलिए पुलिस के पास गन तो है, पिस्टल्स तो हैं, लेकिन चलाने के अधिकार उतने फ्री नहीं हैं, क्योंकि सामने जो खड़े हैं वो कौन है? लोग हैं। और असल में राष्ट्र को शक्ति उनके अधिकारों को सुरक्षित उन्होंने पोषित करने के लिए मिली थी, जिसके तहत ही उन्होंने बल का निर्माण किया, फोर्सेस डेवलप की, क्रिएट की। उन्हीं फोर्सेस को उन राष्ट्र के लोगों के ही विरुद्ध इस्तेमाल करना, ये फिर समस्या का कारण बन जाता है। इसलिए जुडिशरी के सामने स्टेट गवर्नमेंट्स को, नेशनल गवर्नमेंट्स को आंसरेबिलिटी हो जाती है कि अगर गोली चली भीड़ पे तो चली कैसे? कि एक गोली कांड सरकार के बनने या गिरने का कारण बन जाता है। और जबकि बॉर्डर पे आप कोई हिसाब नहीं है, आप जितनी मर्जी फायरिंग रोज़ होती है, क्योंकि वो शक्ति का निर्माण ही इसलिए किया था ना, शक्ति हुई, बल का निर्माण ही इसलिए किया था कि आप सही मायने में प्रोटेक्ट कर सकें अपने सॉवरेन राइट्स को, अपने अधिकारों को, अपने बॉर्डर को। शक्ति, बल, अथॉरिटी, समझ में आ रहा है? यहीं से ये कंसेप्ट निकल के आया, और ये लाइन अब आपको समझ आ जाएगी। पावर इज़ द एबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स टू कैरी आउट देयर विल इवन व्हेन अपोज्ड बाय अदर्स। पावर क्या होती है, समझ आया? शक्ति क्या होती है? आप अपनी विल को, कोई इंडिविजुअल या ग्रुप अपनी विल को कैरी आउट कर सकता है चाहे अदर अपोज कर रहे हैं उसको। पहली बात सही है। अब दूसरी चीज़, पावर तो लिमिटेड होती है, द अमाउंट ऑफ पावर इज़ लिमिटेड। क्लियर? जैसे प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट तो एक ही है, सो द पावर इज़ लिमिटेड। सीएम की पोस्ट एक ही है। सिविल सर्विसेज यूपीएससी की वैकेंसीज भी 800 ही है, 1000 है। पीसीएस की वैकेंसी 70-80। ज़िले में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर एक ही है, डिप्टी कमिश्नर एक ही है, पुलिस कमिश्नर भी एक ही है। तो चाहवान तो बहुत होंगे। तो पावर, पोजीशन एक है तो पोजीशन से पावर है। और एक वर्ड सुना होगा आपने, पावर पॉलिटिक्स। ये वर्ड का भी सुना होगा। बस मैं पावर को भी पॉलिटिक्स से जोड़ दूंगा ऑर्गेनिकली, साइंटिफिकली, तो आपको समझ आ जाएगा व्हाट डू यू मीन बाय द पावर पॉलिटिक्स। बट पोजीशन एक है और उससे जुड़ी हुई वो पावर है, ये बात तो क्लियर। तो अमाउंट ऑफ पावर इज़ लिमिटेड, अमाउंट ऑफ पावर इज़ लिमिटेड। इतनी बात क्लियर हुई? तो व्हेन समथिंग इज़ लिमिटेड, व्हेन रिसोर्सेज आर लिमिटेड, इट इज़ क्लियर कि वो अगर किसी एक को अवेलेबल होंगे तो दूसरे को नहीं होंगे। लिमिटेड चीज़ की निशानी क्या होती है? अब गगन अनंत है। गगन को अनंत क्यों कहते हैं?
आकाश अनंत है ना, ये शब्द सुना ना आपने? अनंत क्यों है? कभी ऐसा सुना कि जिसे आकाश मिला एक को तो दूसरे को आकाश नहीं मिला? समझ आई? वो इनफाइनाइट है, सबके सर पे आकाश है, तो गगन अनंत होता है। क्लियर? दूसरी बात, भूमि अनंत नहीं है। उसके कई कारण हैं, भी कभी आने वाले समय में रिसोर्सेज जब हम सोशियोलॉजी के पर्सपेक्टिव से पढ़ेंगे। भूमि में कई तरह की भूमि होती है। भूमि की जब सभ्यता में बात हो रही है तो रहने, उगाने और जीवन यापन की भूमि, वो अनंत नहीं है, वो लिमिटेड है। लैंड रिसोर्स इज़ अ फाइनाइट, तो इसलिए उसको लेकर के लड़ाई है। समझ आई? और फिर आप भूमि पे रह रहे हैं लेकिन वो किराए पे है। दूसरी बात, आप उस खेतों में काम कर रहे हैं लेकिन आप लेबर है, नॉट द ऑनर। तो फिर भूमि है लेकिन आपके पास नहीं है, इसलिए भूमि अनंत नहीं है। लेकिन कभी ऐसे सुना किसी को कि हम रेंट के आसमान के नीचे सोते हैं? अभी तक ऐसी लाइन सुनी? अभी तक ऐसा सुना कि हम रेंट के आसमान के नीचे खेती करते हैं? मतलब हम जितने के एरिया में खेती करते हैं उस आसमान का रेंट भरते हैं। तो ऐसा सुना है ना, श्वेतांबर दिगंबर, जैन में, जैनियों में दिगंबर होते हैं ना, दिग माने आसमान, उसी को ओढ़ते हैं वो, तो वो नेकेड रहते हैं, न्यूड, क्योंकि वो अनंत गगन को ओढ़ते हैं, क्योंकि वो अनंत है ना। वो ये कहते हैं कि इसे यूज़ करेंगे जब हम, किसी और के लिए ये कम नहीं पड़ेगा। हम वी विल नॉट कंज्यूम एनी रिसोर्स जो कि किसी और के लिए डिसएडवांटेज कर दे, तो हम इसको ओढ़ेंगे, इसलिए वो अनंत गगन को ओढ़ते हैं, दिगंबर। इसलिए कहते हैं ना कि भाई अपना मुंबई में कल्चर जब दिखाते हैं टपोरी लोग, कहते हैं ना अपना कोई ठिकाना नहीं, खुला आसमान ही अपन का घर है, उधर ही सो जाता अपन। क्योंकि खुले आसमान किसी की अथॉरिटी में नहीं है, लेकिन फुटपाथ म्यूनसिपैलिटी वालों की, पार्क म्यूनसिपैलिटी वालों की, फ्लाईओवर के नीचे म्यूनसिपैलिटी वाले, और किसी के घर में तो फिर किसी के घर वाला। लेकिन आसमान के नीचे कोई चक्कर नहीं, आसमान मिल गया अपन सो लेंगे। आई बात समझ में? हमारे पंजाब के नए मुख्यमंत्री बने हैं चरणजीत सिंह चन्नी। पहले जोश में एक लाइन कह गए कि मैं जिस घर में जन्मा उस पर छत भी नहीं थी। जब छत भी नहीं थी तो घर का है का। फिर एकदम से लाइन जोड़ी प्रॉपर, फिर प्रॉपर जोड़ी। पहले कह बैठे लेकिन कहते ये ज़्यादा हो गया, अभी अभी बने हैं, पहली ओपनिंग स्पीच है। प्रॉपर नहीं थी, छत नहीं थी तो ये तो गलत है, छत तो होगी, प्रॉपर नहीं थी। प्रॉपर नहीं थी कि जैसे कि चौथी होगी, थोड़ी साइड में मघोने हुए होंगे, आसमान दिखता होगा। वैसे अमूमन पंजाब में पहले जो पुराने घर रहते थे फट्टे बल्लियों वाले, हमारे गांव के घर भी ऐसे ही, वो ऐसे ही होते थे, घास वगैरह वाले घर भी होते थे। ठीक है, तो लगभग प्रॉपर नहीं होती थी पहले छत, लेकिन छत होती थी। शेर भी, जानवर भी घोंसलों में गुफा में रहते हैं, छत का इंतजाम कर लेते हैं। ओके, आदि मानव भी जिस गुफा में रहता था छत होती थी। इस बात का ख्याल रखना है, संतुलन होना जरूरी है, बयानों में संतुलन जरूरी है। ओके, और एक चीज़ मैंने हमेशा सुनी थी कि सिखिज़म में इक्वलिटी है। सिखिज़म माने इक्वलिटी। बड़े पैमाने पे हिंदू दलित सिखिज़म में इसलिए आए थे कि इसमें हिरार्की नहीं थी। लेकिन ये भी बड़ा नायाब है, दलित सिख, ये भी एक नायाब चीज़ है, इस पर भी चर्चा होनी चाहिए, कभी हो जाएगी। मतलब फिर जट सिख, फिर दलित सिख, फिर राजपूत सिख, फिर मजहबी सिख, फिर कितने सिख, फिर सिख भी सिख। पर मैंने एक ही लाइन सुनी थी कि एक ही होता है बस, गुरु का सिख। तो देखो, या तो गुरु का सिख है, या फिर जट सिख हो सकते हैं, या दलित सिख हो सकते हैं। सिख इज़ सिख। ओके, इसलिए हमारे सिख धर्म में पाठी, ग्रंथी कोई भी हो सकता है। पटना के कन्वर्टेड हिंदू कन्वर्टेड सिख हैं, नंदेड़ साहिब के अब महाराष्ट्रियन कन्वर्टेड सिख हैं। आप बैठिए, गुरु ग्रंथ साहिब जी का पाठ करिए, कोई बात नहीं, बिकॉज इक्वलिटी इज़ देयर। बट फिर देखिए राजनीति ने वो कर ही दिया, वो सिस्टम है ही है। ये दो बातें ध्यान में, कि तो छत पे सर पे छत नहीं थी प्रॉपर, और दूसरा ये वाला।
और एक वायरल मीडिया की हरकतें, एक सिंगर की फ़ोटो चला रहे हैं, कहते हैं हमारे मुख्यमंत्री थे। वो गलत है, वैसे वो मैं बताना चाहता हूँ वो गलत है, इट्स नॉट करेक्ट। ओके, वो थोड़ा मिलता है चेहरा, मिला दिया लोगों ने। ये कहानी समझ में आई? पावर लिमिटेड है तो वो कुछ लोगों के पास होगी, तो फिर ये नेचुरली है कि दूसरों के पास नहीं होगी। तो कुछ पावर होल्डर है, मैंने यहाँ पे पावरफुल शब्द तो नहीं यूज़ किया, मैंने तो नहीं कहा कि वो बहुत पावरफुल है, पावर होल्डर है। और दूसरे जो हैं वो पावर से अबाइड करेंगे। समझ आई? तो कुछ की विल एग्जीक्यूट होगी और बाकी उस विल के साथ क्या करेंगे? अबाइड। इट इज़ अ नेचुरल थिंग व्हेन पावर इज़ टू कैरी आउट योर विल। सेकेंड, पावर इज़ लिमिटेड। नेचुरली वो कुछ के पास होगी, बाकियों के पास नहीं होगी, और जिनके पास होगी उनकी विल कैरी आउट हो जाएगी और दूसरे उस विल के साथ अबाइड करेंगे। यहाँ तक की कहानी समझ में आ रही? सो एन इंडिविजुअल और ग्रुप डज नॉट होल्ड पावर इन आइसोलेशन, दे होल्ड इट इन रिलेशन टू अदर्स। दिस इज द ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट। कभी ऐसे नोटिस किया आपने, ऑब्जर्व किया? पुराने अरे आजकल नए नए सीरियल बहुत हैं, पुराने मैं इसलिए कहता हूँ, हमने जवानों में पुराने देखे हुए हैं। सीरियल में क्या होता था? कोई भी राक्षस, कोई भी दानव वरदान लेकर के क्या करता था? हुआ करता था ना। आपने कभी सोचा ऐसा करने लग गया था हुआ, और एकदम से हाथ में लेकर के वो बड़ी सी तलवार, कई कांटे जिसके वो कई मुंह निकले होते थे, चल पड़ता था लोगों की और लोगों को काटता मारता और बताता है कि मैं ही तुम्हारा स्वामी हूँ। थोड़ी देर के लिए सारे जानवर, थोड़ी देर के लिए सारे जानवर, सारे इंसान सब खत्म कर दो। क्या है उसकी पावर? टेल मी। तो हर बार पहाड़ों से पावर लेकर के, तपस्या करके, जब मैदानों की और शहरों की और सभ्यता की और गुरुकुलों की ओर ही क्यों आते थे वो? क्योंकि जब पावर लिमिटेड है, एक के पास है और दूसरे के पास नहीं है, तभी तो पावर है। अभी मैं दूसरे को हटा दूं और सिर्फ इस जिसके पास पावर है वही एग्जिस्ट कर रहा है। टेल मी द पावर। विल किसके किधर एग्जीक्यूट करनी है? विल किसके अगेंस्ट एग्जीक्यूट करनी है? जब कुछ अपोज करने को ही नहीं है तो व्हाट इज विल? जब कुछ अपोज करने को ही नहीं है तो व्हाट इज विल? जब कोई देखने को ही नहीं है तो व्हाट इज विल? बात को समझाओ। बात समझ में आई? ठंड है, सर्दी है, तो ज़रूरत पैदा हुई कपड़ा पहनने की, इच्छा, तो फटाफट कपड़ा पहन लिया, मृग छाल या सिंह की छाल पहन ली। कोई है ना भाई आपकी ओपोजिशन में, सीज़न है तो आपने पहन लिया। जब तक सामाजिक मान्यता ही नहीं थी तब तक अपन निर्वस्त्र भी तो थे, पूरा साल ऑलमोस्ट निर्वस्त्र रहते थे। पता मतलब ही नहीं था कपड़े पहनने का, क्या लॉजिक क्या था बताइए? व्हाट वाज द लॉजिक? जानवर तो नहीं पहनते, तो हमारी एग्जिस्टेंस उसी फॉर्म में थी। तो जब वो है ही नहीं, जिसके पास पावर नहीं है, तो फिर जिसके पास पावर है वो क्या पावर है बताएं मुझे। इस देश में से अभी सबको ख़त्म कर दें। अच्छा हाँ, मेरे घर में से किसी एक ने ये सवाल पूछा, अच्छा सवाल था, कि ये तालिबान वाले सारा जीतते जा रहे हैं, किसको जीत रहे हैं ये? मैंने कहा अफ़गानिस्तान को जीत रहे हैं। तो उनका एक जवाब था कि सारे लोग तो भागते जा रहे हैं। पहला सवाल ये था कि ये फिर क्या करेंगे अफ़गानिस्तान में अगर सारे अफ़गानिस्तान वाले भाग गए? ये क्वेश्चन वैलिड है। और दूसरा कि ऐसे तो ये सबको मार देंगे। नहीं, तालिबान ने पावर विल्ड की है, काबुल को जीत करके सबको मार देंगे, तो फिर पावर बताओ किसके पास है? वेयर इज़ द पावर? व्हाट इज़ द पावर देन? क्या विल एग्जीक्यूट करना चाहते हो तुम? तुम्हारी विल है कि तुम अपनी आइडियोलॉजी, तुम अपनी नीतियाँ, तुम अपना शासन स्थापित करना चाहते हो। जब उन नीतियों को, उन आइडियोलॉजीज़ को सुनने के लिए, समझने के लिए कोई है ही नहीं, तो व्हाट इज़ योर विल देन? हाउ विल यू एग्जीक्यूट देन? तुम शक्ति की
स्थान पर आए हो इसलिए कि कोई तुम्हारी सेवा भी करे। जब कोई है ही नहीं तो सेवा कौन करेगा? तो शक्ति कहाँ है कि फिर? समझ में आ रही कंसेप्ट? तो ये एक बड़ी चीज़ है, इस चीज़ को हमें समझना ज़रूरी है। आई बात समझ में? तो सिखिज़म में कंसेप्ट है, श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने अमृत शका और देन शकाया, यानी कि अमृत का पान किया, फिर अमृत का पान करवाया भी। 5 प्यारों से किया, 5 प्यारों को करवाया भी। अब ये कंसेप्ट क्या है कि ना विल गुरु जी की एग्जीक्यूट होगी, ना विल 5 प्यारों की एग्जीक्यूट होगी, हुक्म होगा। सब हुक्म के अंदर है। आई बात समझ में? हुक्मों बाहर कोई ना, हुक्म से बाहर कोई ना। हुक्म इज़ द डिवाइन ऑर्डर। हम सब उस डिवाइन ऑर्डर को फॉलो करेंगे। कोई किसी के अगेंस्ट अपनी विल एग्जीक्यूट नहीं करेगा। तो फिर कंसेप्ट ऑफ पावर को बदल ही दिया टोटली। वाह वाह गोविंद सिंह आप ही गुर चेला, गुरु भी हैं चेला भी है। आई बात समझ में? सो विल किसी एक की दूसरे पे एग्जीक्यूट ही नहीं होती। तो पावर के लिए किसी दूसरे का होने की फिर ज़रूरत ही नहीं। पावर का होने के लिए किसी दूसरे के होने की ज़रूरत ही नहीं। पावर फिर यहाँ पर कंजर्व्ड होती है। एनर्जी इज़ ऑलवेज कंजर्व्ड इन नेचर। ओके, तो पावर का कंसेप्ट बदले। पावर इज़ ऑलवेज विद द डिवाइन। अकाल पुरख के पास ही शक्ति है। आई बात समझ में? वो हमें एक सेना के रूप में, एक बल के रूप में, एक नियम के रूप में स्थापित कर रहा है, और हम उस डिवाइन विल को यहाँ एग्जीक्यूट करा रहे हैं। इट इज़ वेरी सिंपल। तो हुक्म शब्द इन सिखिज़म इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हुक्म में रहना है, हुक्म रज़ाई चलना। तो दैट इज़ द कंसेप्ट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो वो यही बताया जा रहा है कि देर इज़ नथिंग लाइक इफ़ आई एम हैविंग पावर सो आई विल एग्जीक्यूट माई विल, और इफ़ यू आर हैविंग पावर यू विल एग्जीक्यूट योर विल। नो, इट इज़ वी बोथ विल फॉलो द विल ऑफ डिवाइन। आई बात समझ में? उसी में रहना, उसकी रजा में रहना है हमें। और उसकी रजा क्या है? ह्यूमैनिटी, नर ही नारायण है। दैट इज़ ऑल। सो सिखिज़म इसी की बात करता है। व्हाट इज़ ह्यूमैन? दैट इज़ सिखिज़म। जो भी मानवता है वही सिखिज़म है। सो दैट इज़ द कंसेप्ट। इसके तहत वो फिर अलग हुए। चेले आप तभी हो सकते हैं और गुरु भी आप तभी रह सकते हैं, क्योंकि आपके तहत शक्तियाँ हैं, लेकिन शक्तियों के तहत विल आप अपनी एग्जीक्यूट नहीं कर रहे। तो आपकी पोजीशन चेंज हो गई टोटली। आपने कंसेप्ट ही बदल के रख दिया। लेकिन अमूमन उस समय में जो बादशाह हुआ करते थे वो किसी भी तरह से पावर कैप्चर करना चाहते थे। द रीज़न टू एग्जीक्यूट देयर विल, टू एग्जीक्यूट देयर विल। दिल्ली की गद्दी पर काबिज होना चाहता है बाबर, लोधियों को हराना चाहता है। वाई? टू एग्जीक्यूट द विल ऑफ मुगल साम्राज्य, द मुगल डायनेस्टी, द बाबर। सल्तनत काल में देखें तो पृथ्वीराज चौहान हारे और अल्टीमेटली घोरियों का शासन यहाँ पर स्थापित हुआ। कुतुबुद्दीन ऐबक बैठे। उसके बाद से विल सल्तनत पीरियड के तहत फिर ब्रिटिशर से स्थापित हुए, तो विल उनकी स्थापित हुई, विल उनकी एग्जीक्यूट हुई। अब आप मुझे उदाहरण तौर बताएं कि आप एक अनूठा उदाहरण देखेंगे। जब श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने पंथ स्थापित किया, तो ऐसा कोई बताएं, कोई रूलिंग बताएं, कोई डायरेक्शन बताएं जहाँ पर आपको ऐसा दिखे कि उनकी कोई विल एग्जीक्यूट हुई हो। उन्होंने पावर ऑलवेज विल्ड की, ऑलवेज यूटिलाइज की टू अपोज द विल ऑफ औरंगजेब। There was a will by the Aurangzeb. So when Aurangzeb using the force ultimately, then ultimately you need to stop it. You need to stop it. And to stop something you also need power. Because the other person is executing its own will with the support of the force. That force was being created on the basis of the power. So you need to stop it with the force. तो फिर सिंह बनाए और कौर बनाए, और टू एग्जीक्यूट दिस पंथ बना। तो पंथिक सिस्टम आता जो अनंत रहेगा, जो पंथ इज़ फॉर अनंत। वाई? वो हमेशा एक नेगेटिव पावर के द्वारा सपोर्टेड विल्स, पावर नेगेटिव नहीं है, विल नेगेटिव है, के द्वारा सपोर्टेड नेगेटिव विल को जो सपोर्ट कर रही पावर है उसे ऑलवेज अपोज करता रहेगा अनंत काल तक। तो वो फोर्स
ऑलवेज ये करती रहे, इसके लिए पंथ देना पड़ता है, तो पंथ दिया गया। दैट वाज द कंसेप्ट। और पंथ सिद्धांतों से आता है, तो सिद्धांत दिए गए। आई बात समझ? पंथ के कस्टडियन भी चाहिए, तो पंच प्यारे दिए गए। यहाँ पर यही कंसेप्ट है कि जब कोई है नहीं जिसके कॉन्टेक्स्ट में तुम पावर एग्जीक्यूट करो, तो व्हाट इज पावर? सो पावर ऑलवेज किसी के कॉन्टेक्स्ट में यूज होती है, क्योंकि पावर लिमिटेड होती है, और वो फिर उस पूरे के पूरे ग्रुप में से किसी के पास है तो ऑब्वियस है कि दूसरे के पास नहीं है, और जिसके पास है वो अपनी विल को एग्जीक्यूट करेगा। कुछ केसेस में ये हो सकता है कि वो किसी की विल अपोज करके एग्जीक्यूट नहीं कर रहा, लेकिन ये भी ओके है कि वो किसी की विल को अपोज करके ही अपनी विल एग्जीक्यूट कर रहा है। जैसे 18 बरस के नीचे गाड़ी नहीं चला सकते, उनके तो दिल बहुत जलते होंगे जो 13-14 में जवान हो रखे हैं और गाड़ी चलाना चाहते हैं 18 तक। 4 साल तक दिल में शोले लेके घूमते हैं वो। पूछ के देखना कभी उनसे, गाड़ी में हैं, गाड़ी चलाना भी चाहते हैं, लेकिन जब चंडीगढ़ जा करके या उन शहरों में जहाँ नियम सख्त हैं, जब उन्हें ड्राइविंग सीट से उतरना पड़ता होगा, शोले जलते होंगे अंदर, तब वो कहते होंगे ये क्या घटिया नियम है। वहाँ पर उनकी विल के अगेंस्ट ही स्टेट की विल एग्जीक्यूट हो रही है, ये होनी भी है। उनके शोले पता करना जो बहुत तेज़ गाड़ी चलाना चाहते हैं, और उनके तो बहुत ज़्यादा शोले भड़कते होंगे जो बुलेट के बम साइलेंसर के अंदर से जालियाँ निकलवाना चाहते हैं, या जो चंडीगढ़ और मेरे भी हैं कई तरह के शोले, जो जैसे मैं गाड़ी के शीशे काले कराना चाहता हूँ। हम सबके कई शोले भड़कते रहते हैं, क्योंकि हमारी विल को अपोज करके कोई विल एग्जीक्यूट हो रही है, वो है विल ऑफ द स्टेट कि गाड़ी के शीशे काले नहीं कराने, बॉर्डर स्टेट है पंजाब, गलत हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। इस रफ्तार से तेज़ नहीं चलाना, कंट्रोल के बाहर हो जाओगे। दारू पी के नहीं चलाना, नहीं देखो, तो पी के चलाने वालों को तो बहुत आग लगती होगी जब चलान होता होगा, तब वो कहते होंगे जब हम होश में हैं, जब सब सही है, तू कौन है भाई? तो विल, वहाँ पर जब वो स्टेट की विल एग्जीक्यूट नहीं हुई, वो पावर सपोर्ट नहीं कर पाई उस विल को एग्जीक्यूट होने में, क्योंकि पावर का फ्लो होने का एक चैनल होता है। वो चैनल इज़ द ब्यूरोक्रेसी, द एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन। शासन प्रशासन से फ्लो होके आता है ग्राउंड लेवल पे। उसमें पानी की सप्लाई की तरह, गैस की सप्लाई की तरह, जहाँ पर लीकेज आ जाएगी वहीं पर वो सारी की सारी पावर फिर वेस्ट हो जाएगी, विल को फॉलो नहीं करा पाएगी। जैसे उस ड्यूटी पे खड़े ड्यूटी ऑफिसर 200 रुपये लेकर के छोड़ दिया, 200 रुपये लेकर के छोड़ दिया, और आप दारू पी के भी गाड़ी आगे निकाल के ले गए, दैट इज़ करप्शन। ये भ्रष्टाचार है, क्योंकि जो विल थी स्टेट की वो ग्रास रूट लेवल तक एग्जीक्यूट नहीं हो पाई, क्योंकि वो जिस चैनल के थ्रू होनी थी, द प्रशासन, 2 पाइपलाइन रास्ते में कटी हुई थी, पानी वहाँ इट इज़ वेस्टेज। सो दैट्स वाई वेस्टेज ऑफ पावर इज़ नेगेटिव फॉर द स्टेट, क्योंकि फिर उतने ही सिटीजन लॉ से अबाइड नहीं करेंगे, और जब लॉ के साथ अबाइडेंस ख़त्म होने लग जाती है तो फिर स्टेटलेस हो जाता है। इसे कहते हैं अराजकता। तो आप अक्सर कहते हैं ना पूरे देश में अराजकता फैली है, कारण आप कहते हैं भ्रष्टाचार इसका सबसे बड़ा कारण है। ये दोनों लाइनें जोड़ ली साइंटिफिकली, एकदम फिजिक्स की तरह समझ आ रहा है सब। पूरे देश में अराजकता या राज्य में अराजकता है, क्यों है? अगला रीज़न उसने क्या दे दिया आपको? रीज़न एंड दर्शन वाला क्वेश्चन आ जाए तो सीधा सीधा रीज़न बन रहा भ्रष्टाचार, करप्शन, क्योंकि जो विल है स्टेट की वो एग्जीक्यूट ही नहीं हुई, क्योंकि रास्ते में किसी ने पावर का क्या कर दिया? वेस्टेज। क्योंकि वो चैनल के तौर पे खड़ा था, चैनल की कड़ी ब्रेक कर दी उसने, और जिस पर्सन को अबाइड करना था उस विल से वो निकल गया 200 रुपये दे करके, ख़त्म कहानी। जबकि 300 रुपये का भी आपने चालान ही भरा है जाके मैजिस्ट्रेट को, आपने उसको भी 300 दिए और चालान भी 300 का ही था, लेकिन वहाँ पर आपने एडमिशन करनी थी कि विल स्टेट की फॉलो हुई, क्योंकि आप स्टेट के सामने एडमिट हुए और आपने गिल्टी फील किया, और आपने वहाँ पर सिग्नेचर किया कि आई फील गिल्टी, मैं गलत हूँ, मैंने नियम नहीं माने और मैं उसकी पेनल्टी पे कर रहा हूँ। ये हो गया सिस्टम लीगल, दिस इज़ लीगल सिस्टम। लेकिन जब हम 200 रुपये सड़क पे ले रहे हैं तो कोई आपको जस्टिफाई करे कि यार चालान भी 300 का था, हमने उसको भी 300 दे दिए। नहीं, यू आर डिस्टॉर्टिंग द नेशन। और जो पर्सन ले रहा है वो कहता आगे जज ने भी 300 लेना था, मैं नहीं ले लिया, वो भी सरकार की जेब में जाना, उन्होंने भी घूसखोरी करनी थी, करप्शन ही, मैंने ले ली रास्ते में। नहीं बेटे, क्यों? क्योंकि